1178 पीएसी के जवान रहेंगे यहां पर। ये पीएसी का एक बटालियन, कैंप छोटा होता है, बटालियन बड़ी होती है। यहां पर किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए यहां के प्रत्येक नागरिक के मन में सुरक्षा का एक नया विश्वास जागृत करने के लिए बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और यही तो आश्वासन देने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन बान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को प्लान करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं प्लान करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन वान और शान का मुद्दा है। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। और यही तो माहौल दिया है, यही माहौल दिया है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। और भाइयों बहनों, यही कार्य किया है। देश के अंदर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति को बनाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की सरकार ने जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे, वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है, इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है, ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है। जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। यह आपकी एकता की ताकत है, और आपकी इस एकता की ताकत का एहसास कराने के लिए आए हैं।
आपने 2014 में मोदी जी पर विश्वास किया। मोदी जी ने देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया। देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी पर विश्वास किया। उन्होंने बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान को दे दिया। मोदी जी ने विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। बिना भेदभाव के सबका साथ, सबके विकास की भावना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आपने 2017 में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। प्रदेश के अंदर सरकार ने 4.5 वर्ष में सरकार कैसे चलनी चाहिए यह भी करके दिखा दिया। पहले सरकारें चलती थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए। नौकरी भी लगती थी चेहरा देखकर, पैसा देखकर। आज तो जब शामली और मुजफ्फरनगर के जवान भी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होते हैं और शिक्षकों की भर्ती में उनका भी स्थान होता है, तो मुझे सचमुच प्रसन्नता होती है कि पहले इन नौजवानों को झूठे मुकदमों में फंसा करके इनकी जिंदगी को तबाह करने का कार्य होता था। मुझे याद है हमारे विधायक और सांसदों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। बाबू हुकुम सिंह जी के खिलाफ, इतने वरिष्ठ नेता के खिलाफ, श्री सुरेश राणा के खिलाफ, श्री तेजेंद्र नरवाल के खिलाफ, श्री संजीव बालियान के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे, प्रताड़ित किया जाता था, महीनों इन्हें जेल में डाला जाता था, दंगाइयों को मुख्यमंत्री के आवास में बुलाकर के सम्मानित किया जाता था। लेकिन आपकी आवाज को उठाने वाले नेताओं को जेल के अंदर ठूंस दिया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, झूठे मुकदमों में फंसा करके उलझा दिया जाता था। पिछली सरकारें विकास को कुछ नहीं करती थी। विकास का मतलब एक परिवार होता था। विकास का मतलब न सड़क, न बिजली, न पानी, न हॉस्पिटल, न गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, न किसानों के लिए क्रय केंद्र, न समय पे खाद, न समय पे बीज, कुछ भी तो नहीं मिलता था। कोई सुविधा नहीं मिलती थी। नौजवानों को नौकरी की बात आती थी, वह पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। जाति देखी जाती थी, क्षेत्र देखा जाता था, और न गरीब को मकान मिलता था, न शौचालय मिलता था, न बिजली का कनेक्शन मिलता था। कोई अपनी कन्या की शादी करते समय कन्यादान के रूप में रसोई गैस का कनेक्शन देना चाहता था, नहीं दे सकता था क्योंकि उपलब्धि नहीं था। कोई गरीब बीमार होता था तो उस बेचारे के लिए उपचार के लिए वह असहाय महसूस करता था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा मोदी जी आए, हर गरीब को एक एक शौचालय दे दिया। हर गरीब जिसके पास मकान नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में से आच्छादित करने की कार्रवाई शुरू हुई। हर गरीब को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन, निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन, हर गरीब को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। हमारी सरकार आई, किसानों का कर्ज माफी की कार्रवाई शुरू हुई। ये जो किसानों की बात करते हैं, इनसे पूछे तुम भी तो सत्ता में थे, तब किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? हमारी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। आपके शामली जनपद के भी हजारों किसान थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसान, 12 करोड़ किसानों को देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया। 6,000 रुपए सालाना हर किसान के खाते में बिना किसी सिफारिश के आ जाता है। ये पैसा कांग्रेस के समय में, सपा के समय में, बसपा के समय में और अन्य लोगों के समय में क्यों नहीं आ पाया? कारण है, किसान उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। किसानों को भुनाना तो चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी उनके हितों के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं किया। पहले लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता था। भाइयों बहनों, आज जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है,
काफी बड़ी संख्या में लगभग 425 करोड़ रुपए की लागत की ये परियोजनाएं हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक भी है, आईटीआई भी है, हॉस्पिटल भी है, पेयजल की स्कीम भी है और तमाम स्कीम है जो हर नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकती हैं। आज आप देख रहे होंगे, इस शामली बिजली के लिए तरसता था। 800 करोड़ रुपए की लागत से एक सब स्टेशन हम लोगों ने आपके शामली जनपद को ही दिया है। भाइयों बहनों, उपचार के लिए पहले शामली के लोग 2017 के पहले दिल्ली जाते थे और कोरोना कालखंड में मैंने देखा है यहां के जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के इतनी बेहतरीन व्यवस्था दी कि दिल्ली के लोगों को उपचार कराने के लिए शामली आना पड़ा था। और अब तो हम शामली में मेडिकल कॉलेज को भी निर्माण करने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शामली जनपद का भी तो अपना मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सुरक्षा का हम पुख्ता इंतजाम करेंगे और हमने तय किया है सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, कानून को हाथ में लेने की किसी को छूट नहीं। सुरक्षा सबको, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो फिर उसको भी मालूम है कि कौन से लोग की यात्रा पे फिर निकलना है।